हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। पिछली वीडियो में हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे। इस क्लास में इस वीडियो में हम यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 3 बेसिकली काफी इजी है, इसमें सिलोगिज्म चैप्टर है, रैंकिंग है। ओके, पहले हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूनिट 4 जिसमें मेंसुरेशंस हैं, वो सारी चीजें हैं, उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये वीडियो आप पूरी देखना ताकि हर क्वेश्चन का आपको पता लग पाए कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ रखा था एंड आप भी मेरे साथ इस क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, हमारे पास रैंकिंग का क्वेश्चन है। जो रजनी है उसका 11th रैंक है। ओके, एंड शी वाज 31st फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिस्ट ऑफ द गर्ल्स पास्ट। तो रैंक है तो मतलब आप ऐसे वर्टिकल लाइन बना देंगे। 11th रैंक है उसका टॉप से, ठीक है, एंड बॉटम से उसका रैंक कितना है? 31st। 11th है टॉप से, बॉटम से कितना है? 31st। तो क्या हम टोटल निकाल सकते हैं कि टोटल कितनी गर्ल्स पास हुई हैं, टोटल कितनी लाइंस में कितनी गर्ल्स हैं? बिल्कुल। तो जब एक ही पर्सन का दोनों रैंक गिवन होता है तो टोटल हम कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे 1। तो 11 प्लस 31 कितना होता है हमारे पास? 42। 42 माइनस 1 हमारे पास कितना होता है? 41। ओके, तो हमें ये पता चल गया है कि टोटल गर्ल्स कितनी पास हुई हैं? 41। 3 गर्ल्स डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन एंड 1 फेल्ड। टोटल हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी क्लास की? +4 और ऐड कर देंगे, 45। ऑप्शन डी। 22 क्वेश्चन भी हमारे पास ये है, ठीक है। सुदेश इज 7 रैंक अहेड ऑफ अशोक इन द क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स। इफ अशोक रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज सुदेश रैंक फ्रॉम द स्टार्ट? तो सबसे पहले कि अशोक का रैंक आपको लास्ट से गिवन है 17, ठीक है ना, लास्ट से मतलब बॉटम से। और आपको ये देखा जो सुदेश है उसका 7 रैंक अहेड है, ठीक है ना, किससे? अशोक से। तो अगर अशोक 17th है लास्ट से, तो 17 + 7 24th। जो सुदेश है उसका लास्ट से रैंक जो है वो कितना होगा? 24th होगा, लास्ट से, बॉटम से, ठीक है। पर हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग से पूछा है, जो है टॉप से पूछा है, और टोटल के हमारे पास 39 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 39 टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो टॉप से रैंक कितना आ जाएगा? देखिए 39 टोटल में से ये 24 आप माइनस कर देंगे, ठीक है। 39 में से जब आप 24 माइनस करेंगे आपके पास कितना आएगा? 15। ओके, बट आपको ये पोजीशन भी तो ऐड करनी पड़ेगी ना, है ना। 15 तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर है ना, जिनका रैंक इसके ऊपर है, ये पोजीशन भी ऐड करनी पड़ेगी। तो आंसर इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन में चाहती हूँ कि आप एक बार खुद ट्राई करें। एक्सचेंज वाला क्वेश्चन है ये, जिसमें पोजीशंस एक्सचेंज होती हैं। ट्राई करें और इसका आंसर बताएं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोगिज्म से, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलोगिज्म से भी काफी क्वेश्चन आए थे। ऑल ट्यूब्स आर क्यूब्स, ठीक है, सारी जो ट्यूब्स हैं वो क्यूब्स हैं। नो क्यूब इज स्काई, क्यूब का और स्काई का कोई रिलेशन नहीं है। नो बर्ड इज स्काई, ठीक है, बर्ड का और स्काई का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये डायग्राम हमारे पास बन गई, है ना। अब हमने कंक्लूजन बताने कौन सा सही आएगा। नो ट्यूब इज बर्ड, उसने कहा कोई भी ट्यूब बर्ड नहीं होगी। देखिए ट्यूब का बर्ड का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, हम इतनी श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि ये होगा नहीं, है ना, क्योंकि हमें दिया नहीं हुआ, हमें स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो नो ट्यूब इज बर्ड, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ऑल बर्ड्स बीइंग क्यूब्स, सारे बर्ड्स क्यूब आ जाएं इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखो क्यूब जो है वो स्काई नहीं हो सकता, स्काई जो है वो बर्ड नहीं हो सकती, बर्ड का और क्यूब का कुछ भी बताया नहीं हुआ, है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पूरे जो बर्ड्स हैं ये क्यूब के अंदर आ जाए, है ना। पॉसिबिलिटी इसकी सही है, इसमें अगर ये ना लिखा होता तो ये गलत होता, है ना। तो सेकंड कंक्लूजन सही आएगा। 25th क्वेश्चन क्या है? ऑल मार्क्स आर ग्रेड्स, ठीक है, सारे जो मार्क्स हैं वो क्या हैं? ग्रेड्स हैं। नो ग्रेड इज स्कोर, कोई भी जो ग्रेड है वो स्कोर नहीं है। ऑल स्कोर आर लेटर्स, सम लेटर्स आर कैरेक्टर्स। ये डायग्राम बन गई हमारे पास। देखिए कौन कौन से सही आएंगे। सम स्कोर्स आर कैरेक्टर्स, हमें रिलेशन नहीं पता, हम नहीं पॉसिबिलिटी से बोल सकते कि ये सही होगा। ऑल मार्क्स बीइंग लेटर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सारे मार्क्स लेटर हो जाएं ऐसी पॉसिबिलिटी है। देखिए ग्रेड और स्कोर का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ग्रेड और स्कोर का कोई रिलेशन नहीं है। बट ये जो मार्क्स हैं, है ना, ये जो सारा मार्क्स है ये स्कोर को छोड़ के लेटर के इस पार्ट में तो आ सकता है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल सही है। ऑल करेक्टर्स आर ग्रेड्स, सारे जो करेक्टर्स हैं वो ग्रेड्स हो जाएं इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ पॉसिबिलिटी तो सही है, ठीक है, इसकी श्योरिटी नहीं है बट पॉसिबिलिटी है इसकी। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास लॉग वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो लॉग 400 को कैसे लिख सकते हैं? 20 के पावर 2, ठीक है। हमें पता है कि लॉग में जो पावर है वो आगे आ जाती है, ठीक है, तो ये 2 पावर आगे आ जाएगी।
ये log 20 कैंसिल हो जाएगा, log x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसमें बेस कुछ दिया नहीं हुआ, जब कुछ दिया नहीं होता तो 10 ले सकते हैं बेस। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, है ना। अब देखो x जो है उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, हमारे पास जो x है वो क्या होता है, ये जो बेस है और यहाँ पे जो रिजल्ट है ना, तो बेस लेते हैं हम यहाँ पे, ये रिजल्ट जो है ये पावर होती है, तो ये आ जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 27 आप खुद ट्राई करें, ये भी लॉग का था। ठीक है, ट्राई करके आंसर बताएं कितना आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप एक बार ट्राई करना, हमने 2-3 क्वेश्चन इसके सिलोगिज्म के किए हुए हैं, ये ट्राई करके आंसर बताएं आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आई विल चेक आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास बेस्ड है, रैंकिंग से ही बेस्ड है, इसको भी ट्राई करने का ट्राई करना। ठीक है, कि कितना आंसर आपका आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम सिलोगिज्म। सम मिल्क इज कर्ड, some curd is buttermilk, okay, and all buttermilk is butter। तो ये मिल्क है और ये बटर मिल्क है। नो बटर इज घी, तो बटर का और घी का कोई रिलेशन नहीं है, ये हमारे पास हो गया। नो बटर मिल्क इज घी। ठीक है, देखिए ये जो बटर मिल्क है ये बटर के अंदर ही आ रहा था, और जो बटर है वो घी नहीं है, तो बटर अगर घी नहीं है तो बटर के अंदर जो भी चीजें हैं वो भी घी नहीं होंगी, तो पहली बिल्कुल सही है। सम बटर इज कर्ड, मतलब कुछ बटर जो है वो कर्ड होंगे, बिल्कुल जो ये पोर्शन है बटर का ये कर्ड भी है ना। सम कर्ड इज नॉट घी, ठीक है, मतलब कुछ कर्ड घी नहीं होंगे, बिल्कुल, क्योंकि कर्ड का जो ये पार्ट है जो बटर है ना, वो घी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी बटर घी नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें तीनों सही निकले आपके, राइट, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो 10 क्वेश्चन थे पिछले हमने अभी किए 21 से लेकर 30 तक, वो यूनिट 3 के थे हमारे पास। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 के क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें हमारे पास मेंसुरेशन टॉपिक है, जिसमें हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस है, तो हाइट एंड डिस्टेंस मेंसुरेशन के मिक्स क्वेश्चंस हैं। ओके, और थोड़ी सी वेटेज ज्यादा है। ठीक है ना, मतलब यूनिट आफ्टर मिड टर्म के जो यूनिट्स होते हैं कई बार उसमें जो है वेटेज ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास 40-60 रेशो होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है पहला हमारे पास। तो आप सभी को पता होगा कि हम जो है रेक्टेंगल का डायगोनल जो है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर सपोज दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, तो ये डायगोनल हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। रेशो कितनी दे रखी है 5x, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 4x, एरिया आपको गिवन है। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 5x इंटू 4x, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, यहां से देखिए कितना आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, x की कितना आ जाएगा आपके पास 100, एंड x की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 10। ओके, x की वैल्यू 10 है, इसके बाद लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास 50, और ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 40। ठीक है, अब जस्ट पुट कीजिए फॉर्मूला और अप्रोक्सीमेटली देखिए कितना आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन अ रेक्टेंगुलर एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी। ओके, एंड डी इज इन द पॉइंट ऑफ ए बी, डी जो है वो पॉइंट है ए बी पे, ई पॉइंट है ए सी पे, एंड बी सी डी ई, ये हमारे पास ट्रिपीजियम है। ओके, डी और बी सी की रेशो दे रखी है, ये 3 है, ये 5 है। ओके, हमने एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का और इस ट्रिपीजियम का, इसके एरिया की रेशो निकालनी है। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स है ना ये सिमिलर होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि इनके एंगल्स बराबर होंगे हमारे पास। ठीक है, ये एंगल्स भी बराबर होंगे, सारे एंगल्स में बराबर होंगे, और जब भी ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो जो उनकी रेशो ऑफ साइड आती है उसके स्क्वायर जो है वही एरिया की रेशो आती है। तो इसमें साइड की रेशो कितनी आ रही है, इसकी 3 आ रही है, इसकी 5 आ रही है, मतलब इनके एरिया की रेशो भी क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार मैं आपको हिंट देती हूँ, आप ट्राई करना। इसमें कॉस्ट कितनी लग रही है, ₹2 लग रही है पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर पे कॉस्ट कितनी लग रही है, ₹2 रेक्टेंगुलर फ्लोर के लिए। ओके, और टोटल कॉस्ट कितनी है 5760, ये टोटल कॉस्ट है। लेंथ जो है फ्लोर की वो 80% ज्यादा है ब्रेड्थ से। ठीक है ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फ्लोर, आपने लेंथ फाइंड करनी है ना, तो ब्रेड्थ को कुछ मान लो, है ना, 80% को कैसे लिख सकते हैं 4/5, है ना, ब्रेड्थ को 5x ले लो, लेंथ कितनी आ जाएगी 9x। ओके, क्योंकि वो उससे 80% ज्यादा है, राइट। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे, हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है उसको पेंट करने की ना, मतलब जो आप यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा 9x इंटू 5x इंटू 2, है ना, क्योंकि हम कॉस्ट भी निकाल रहे हैं, और इस किसी बराबर रख सकते हो 5760। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, पुट करो, आंसर इसमें देखो कितना आ रहा है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन भी आप एक बार खुद ट्राई करके आंसर बताओ आपका कितना आ रहा है।
ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो भी आप बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, हाउ मेनी ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स जो हैं उनका हमें डायमेंशंस दे रखे हैं, विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल, ठीक है, वॉल बिल्ड करने के लिए, राइट। तो ये वॉल की डायमेंशन दे रखे हैं, तो इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी है, 8 इंटू 7 इंटू 22.5, और जिन ब्रिक्स को हमने मिला के बनाना है उसकी वॉल्यूम ये हो जाएगी, ये मीटर में सेंटीमीटर में, तो ये चीज ध्यान रखना, दोनों को वॉल्यूम जो है उनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये जो सेंटीमीटर है इसमें मीटर को करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से जब डिवाइड करोगे 1000 ऊपर चला जाएगा ना, और कितनी जीरोस आ जाएंगी, 6, ठीक है। बस अब कैंसिल करना है आपने, जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। कैंसिल करके जो आपका आंसर है आई थिंक ये बन जाएगा ये वाला 56 वाला, ओके। ये क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको आप ट्राई करके आंसर देखो कितना आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी उसी टाइप का है जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया है, आपने कॉस्ट निकाली है टोटल, ठीक है। आपको पता है कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, एरिया मल्टीप्लाई पर मीटर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, एरिया निकालो इसका, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके आंसर देखो, ठीक है। अगला हमारे पास ये क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ ट्राइंगल इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ अगर बी है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2b, ठीक है, लेंथ कितनी हो जाएगी 2b, तो एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया कितना आ जाएगा 2b स्क्वायर, ओके। तो ये इनिशियल एरिया है, बाद में क्या हुआ, लेंथ को 5 सेंटीमीटर कम कर दिया गया है ना, तो लेंथ को 5 सेंटीमीटर कम कर दिया गया और ब्रेड्थ को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, इससे क्या हुआ, एरिया 75 बढ़ गया, ठीक है। तो अब अगर हमने एरिया निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b + 5 इंटू 2b - 5, ठीक है, न्यू एरिया हमारे पास ये है, ठीक है। जब आप इसको कैंसिल वगैरह करोगे, सॉल्व वगैरह करेंगे, तो आपके पास आई थिंक b की वैल्यू 20 आ जाएगी ना, सॉल्व वगैरह करके कैंसिल करके हमने लेंथ निकालनी है, लेंथ जो है वो उसका ट्वाइस है तो 40 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपने दिया हुआ है, आपने हाइट निकाली है, तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको बेस दे रखा 50 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा 30 मीटर, आपने हाइट निकालनी है, ठीक है। आपको पता है tan 30 क्या होता है, 1/√3, ठीक है ना, तो हाइट को क्या लें ताकि इन दोनों की रेशो 1/√3 आए, 50/√3, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, कोन का हेमिस्फीयर का इक्वल बेस डायमीटर है, इक्वल वॉल्यूम्स हैं, है ना, तो कोन की वॉल्यूम आपको पता कितनी होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अगर इसकी वॉल्यूम और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी हेमिस्फीयर की आधी हो जाएगी ना, स्फीयर की होती है 2/3 हो जाएगा ना। हमने रेशो ऑफ देयर हाइट, हाइट की रेशो निकाली, रेडियस सेम है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हाइट होगी हमारे पास कोन की, ये आर जो ये हाइट होगी हमारे पास हेमिस्फीयर की, क्योंकि हेमिस्फीयर में रेडियस ही हाइट होता है ना, h/r जो है वो आपके आ जाएगा 2/1, ऑप्शन बी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के प्रीवियस क्वेश्चंस थे, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए उसको आप खुद ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। अगली वीडियो में हम जो है अगले यूनिट में जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे, सो आई होप अच्छे से आपको क्लियर हुआ सब कुछ, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 से। तो ये हमारे पास डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन इसमें होंगे थोड़े से, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन इसमें मैंने नहीं लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन से भी 11-12 क्वेश्चन आ रखे थे, और क्वेश्चन इस टाइप से देखिए, एक सेट में 2 क्वेश्चन, एक सेट में 1 क्वेश्चन, इस टाइप से, ठीक है। चलिए, डेटा सफिशिएंसी में हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, हमें सिर्फ ये बताना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट है उस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है सम ऑफ x एंड y, x + y आपने निकालना है। देखिए आपके अकॉर्डिंग इसमें देखिए हमें x भी चाहिए, हमें y भी चाहिए, है ना, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तभी तो x और y पता चलेंगे, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सफिशिएंट रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ रमेश हमने बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट में रमेश और राकेश की रेशो गिवन है 4:5, सेकंड में राकेश की जो एज है वो गिवन है दैट इज 50 इयर्स, ठीक है। तो आपको भी पता है कि दोनों स्टेटमेंट इसमें रिक्वायर्ड होंगे, क्यों, क्योंकि सेकंड से राकेश की एज पता चल रही है, फर्स्ट से रमेश और राकेश की रेशो गिवन है, दोनों स्टेटमेंट इनफ है, राइट। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रेशो आपने बतानी है A:B:C, फर्स्ट में A:B गिवन है, सेकंड में B:C गिवन है, दोनों चाहिए होंगी, दोनों को कंबाइन करके तो आप A:BC लिखोगे, ठीक है। 64 क्वेश्चन में क्या है, रिमाइंडर आपने बताना है जब P को आप डिवाइड करोगे 20 से, ठीक है। देखिए P को डिवाइड करके 20 से रिमाइंडर बताना है, ये क्वेश्चन है। कौन सी स्टेटमेंट इसमें सफिशिएंट रहेगी, फर्स्ट स्टेटमेंट है P इज मल्टीपल ऑफ 4, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, P इज मल्टीपल ऑफ 5। देखिए एक चीज है,
चलिए, तो इस स्टेटमेंट में हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर हमने ये बताना है p इज डिवाइडेड बाई 20, p इज मल्टीपल ऑफ 4, p इज मल्टीपल ऑफ 5। देखिए, अगर p 4 का भी मल्टीपल है, p 5 का भी मल्टीपल है, मतलब जो p है इन दोनों के एलसीएम का भी मल्टीपल होगा, मतलब 20 का भी मल्टीपल होगा। ओके, अगर p 20 का मल्टीपल है तो क्या हम बता सकते हैं कि p का रिमाइंडर क्या आएगा जब वो 20 से डिवाइड होगा? बिल्कुल। तो इन दोनों, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मेरे पास दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, तो आंसर इसका आएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 63, ये क्लॉक से हमारे पास क्वेश्चन है। एन एक्यूरेट क्लॉक शो 8 o'clock इन द मॉर्निंग, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शो 2 o'clock। देखिए, 8 से लेके 2 बजे तक क्या हम ये बता सकते हैं कि कितनी रोटेशन हुई, कितने आवर्स की जो है वो रोटेशन हुई? यस, कितने आवर्स की रोटेशन हुई? 6 आवर्स। हमारे पास 1 आवर में कितना एंगल बनता है? 30 डिग्री का। ओके, तो 6 आवर में कितना बनेगा? 180 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन भी हमारे पास क्लॉक से है। हमने इसमें जो क्लॉक है उसमें टाइम कितना देख रखा है? 6 आवर 45 मिनट्स, और हमने बताना है कि मिरर में अगर हम देखें तो टाइम कितना होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मिरर टाइम हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपको टाइम दिया होता है उसका मिरर टाइम निकालने के लिए कि मिरर में कितना टाइम होगा, आप 1160 से माइनस कर सकते हैं ना। तो जब आप इसको 1160 से माइनस करेंगे, ओके, तो क्या आंसर आपके पास आएगा? दैट इज 515। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ टुडे इज मंडे, ठीक है, कैलेंडर से ये टॉपिक है, क्वेश्चन है, अगर आज मंडे है तो आफ्टर 1 ईयर कौन सा जो है वो डे होगा? ठीक है, अब हमें पता है कि आफ्टर 1 ईयर अगर नॉर्मल ईयर है तो 1 ऑड डे होता है, ठीक है, अगर लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज होते हैं ना। तो हमें इसमें दे नहीं रखा कि नॉर्मल ईयर है जब लीप ईयर है, तो इसके दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर नॉर्मल ईयर है तो मंडे प्लस 1 डे कौन सा होगा? ट्यूसडे। अगर लीप ईयर है तो मंडे प्लस 2 डे कौन सा होगा? वेडनेसडे। सो इसका आंसर ईदर में आएगा कि जहां तो मंडे, जहां तो ट्यूसडे हो सकता है हमारे पास, जहां फिर क्या हो सकता है? वेडनेसडे। सो ऑप्शन डी। इफ टुडे इज फ्राइडे, व्हाट इज द डे आफ्टर 62 डेज? ठीक है, इसका आंसर आप 1 सेकंड में बता सकते हैं। 62 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा? 56 तक प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, फ्राइडे प्लस 6 कितना होता है? थर्सडे। ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 जून को थर्सडे है, ठीक है, 1 जून को क्या है? थर्सडे। भी कैलेंडर से क्वेश्चन है, कैलेंडर से भी काफी क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, 1 जून को अगर थर्सडे है तो आपने ये बताना है कि 3 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 3 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ये हमने बताना है। तो हमारा इसमें काम क्या है? हमने ऑड डेज इसमें निकालने हैं। 1 जून को थर्सडे है तो 1 जून को आपने काउंट नहीं करना, आप काउंट करोगे सेकंड से, 2 जून से। ठीक है, तो जून हमारे पास कितना होता है? 30 का मंथ होता है, तो 2 से लेके 30 तक 29 डेज हो जाएंगे। 29 डेज में कितने ऑड डेज आएंगे? 1। ठीक है, क्योंकि 28 तक प्रॉपर्ली 7 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जून के बाद जुलाई में कितने ऑड डेज आएंगे? 3। अगस्त में कितने आएंगे? 3। सितंबर में कितने आएंगे? 2। अक्टूबर में कितने आएंगे? 3। नवंबर में कितने आएंगे? 2। और दिसंबर के आपने 3 डेज लेने हैं क्योंकि 3 दिसंबर का पूछा है। ठीक है, सबको प्लस कर दीजिए। 3 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, ओके, 11 + 3 14, 14 + 2 16। 16 को जब आप डिवाइड करोगे फिर से 7 से, 2 आपके पास आएगा, ऑड डे आपके पास 2 आया, इसका मतलब दिन आपके पास क्या आएगा? थर्सडे + 2 दैट इज फ्राइडे। ऑप्शन सी। सॉरी, थर्सडे + 2 दैट इज सैटरडे। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे? ठीक है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के एंगल कितनी बार बनाती है एक दिन में? इसका आंसर काफी स्टूडेंट्स को पता होगा, 22 टाइम्स। ओके, बिकॉज हमारे पास, सॉरी नॉट 22 टाइम्स, इट इज 44 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि जो राइट डिग्री एंगल बनता है हमारे पास, 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो 1 आवर में 2 टाइम्स बनता है। ठीक है, तो 24 आवर में 48 आना चाहिए, बट कुछ ना कुछ ऐसे टाइम होते हैं जिसमें एक बार ही बनता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो 44 टाइम्स आएगा, आंसर क्या आएगा? नन। लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी का लास्ट डे जो है वो हमारे पास ट्यूसडे जो है, मंडे हो सकता है। ठीक है, मंडे हो सकता है हमारे पास, वेडनेसडे हो सकता है, ठीक है, फ्राइडे हो सकता है, बट ट्यूसडे नहीं हो सकता है ना। जो भी डेज हैं जो डेंजरस हैं, जैसे ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, हमारे पास जो है सैटरडे हो गया, ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरीज नहीं हो सकते, क्योंकि सेंचुरी में हमारे पास ऑड डेज कौन से होते हैं? 3 होता है, 5 होता है हमारे पास,
ठीक है, 0 होता है ना जब हम निकालते हैं, राइट, 1 होता है। 56 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट का है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सर्कल है, सर्कल आप बनाइए, ABCDE, है ना, 5 लोग हैं सर्कल में, और C इज द नेबर ऑफ A एंड B, ओके, C नेबर है A एंड B दोनों का। अब देखो A B इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। E इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, B के इमीडिएट लेफ्ट में E है, ठीक है, इसका मतलब B आपका इधर ही आएगा, तभी तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे E आएगा ना, A यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि C इज द नेबर ऑफ A एंड B। तो यहाँ पे हमारे पास कौन बचा, ओनली डी ही बचा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना, तो इसमें आप चेक करना कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर कोई भी फॉल्स नहीं है तो आंसर आ जाएगा नन इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं 54th नंबर क्वेश्चन पे। ये भी हमारे पास क्लॉक का क्वेश्चन है। 8 AM पे क्लॉक को सेट किया गया, ठीक है। द क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन 24 आवर्स, मतलब एक दिन में 24 आवर में जो क्लॉक है वो कितना गेन करती है, 10 मिनट। ओके, सो व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे, है ना, अगले दिन जो है अगर वो 1 PM शो कर रही है तो कितना ट्रू टाइम होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए टाइम कितना है, जैसे 8 AM आज से अगले दिन के 8 AM तक 24 आवर्स हो जाएंगे, मतलब 1 डे प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 AM से लेके 1 PM तक कितने हो जाएंगे, 5 आवर्स, ठीक है, 5 आवर्स हो जाएंगे। तो 1 डे में कितना गेन करती है, 10 मिनट, तो 5 आवर में कितना गेन करेगी, अप्रॉक्स 2 मिनट, ठीक है, अप्रॉक्स इसका 2 मिनट आएगा। तो टोटल कितना गेन हो गया हमारे पास, 12 मिनट का गेन हो गया। ओके, इसका मतलब कि जो 1 PM शो कर रही है, वो जो वॉच है 1 PM शो कर रही है, उसमें एक्चुअली 1 PM नहीं है, वो 1 PM शो कर रही है गेन के बाद, 12 मिनट गेन के बाद, मतलब उसमें एक्चुअल जो टाइम होगा, जो ट्रू टाइम होगा वो कितना होगा, 48 मिनट पास्ट 12, ठीक है, 12:48 मिनट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। 8 फ्रेंड्स हैं सर्कल में, तो सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए आप। 8 फ्रेंड्स हैं आपके पास सर्कल में। B इज थर्ड टू द राइट ऑफ A के थर्ड राइट में B है, ठीक है। Who इज थर्ड टू द राइट ऑफ C, A जो है A के लिए who यूज हुआ है, तो A जो है वो C के थर्ड राइट में है, मतलब C आपका यहाँ पे आएगा, तभी उसके थर्ड राइट में A आएगा। F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E, ठीक है, F सेकेंड है राइट ऑफ E। Who is not the neighbor of B, ठीक है, जो E है वो B का नेबर नहीं है, मतलब E यहां नहीं आ सकता, E यहां नहीं आ सकता क्योंकि नेबर नहीं है ना। D sits second to the left of H, who sits second to the left of G, ओके। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कहा क्या जा रहा है, एक और इसमें स्टेटमेंट है जो हम यूज करते हैं, F is second to the right of E, F जो वो E के सेकंड राइट में है। देखिए E यहां नहीं हो सकता, E यहां नहीं हो सकता, तो E कहां पे होगा फिर, E यहां पे हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि E के सेकंड राइट में F है, यहाँ पे A है, E यहां भी नहीं हो सकता है ना, तो E कहां पे होगा, E फिर यहीं पे होगा, ठीक है, यही जगह बचती है E की, है ना। E यहां पे हो जाएगा, F यहां पे हो जाएगा उसके सेकंड राइट में, ठीक है। तो ये आप ऐसे रब भी कर सकते हो क्योंकि हम E को प्लेस कर चुके हैं, हम हमारे पास ये 3 जगहें बाकी हैं, तो हमने ये फिट करना है, राइट। D सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H, who is second to the left of G, D H के सेकंड लेफ्ट में है, ठीक है, तो H को आपको कहीं बिठा के देखना पड़ेगा कहां फिट हो रहे हैं। तो H अगर आप यहां लेते हो तो H के सेकंड लेफ्ट में D आपका यहां पे आ जाएगा, और जो H है वो G के सेकंड लेफ्ट है, तो G यहां आ जाएगा, फर्स्ट लेफ्ट ये सेकंड लेफ्ट। तो ये डायग्राम हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना है। विच ऑफ द वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ऐसा कौन सा जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, AD, इनके बीच में एक का गैप है। आगे क्या है, HG, इसमें भी एक का गैप है। EF, इसमें भी एक का गैप है। BF में भी एक का गैप है। अब एक बार रोटेशन देख लेते हैं, रोटेशन इन्होंने कैसे ली होगी। AD अगर लिया होगा तो ये ऐसे लिया एंटी क्लॉकवाइज ना, ऐसे A से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज D, ठीक है। H और G जो है वो भी ऐसे ली हुई है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब राइट साइड में, ठीक है, H के राइट में। EF भी कैसे लिया है, E जो है वो F के राइट साइड में है, बट जो BF है ये ऑपोजिट है, ये इसके लेफ्ट साइड में आ रही है, तो ऑप्शन जो D है वो हमारे पास डिफरेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 भी हमारे पास जो है वो है सिटिंग अरेंजमेंट का। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप ट्राई करें, बहुत सिंपल है, आप आराम से इसको ट्राई करें, ठीक है। क्लियर, अगर इसमें कोई डाउट भी आती है तो फिर से एक बार ट्राई करके देखें, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो भी हमारे पास, आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है, मतलब इसमें से 2 क्वेश्चन हमारे पास आए थे, राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनइक्वालिटी से।
ठीक है, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, c इज इक्वल टू m, a ग्रेटर देन। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है, कंक्लूजन है a ग्रेटर देन, a देखो है ही नहीं, a तो स्टेटमेंट में है ही नहीं, तो हम कुछ बता ही नहीं सकते इसके बारे में। c इज ग्रेटर देन इक्वल टू h, h स्टेटमेंट में है ही नहीं, कुछ भी नहीं बता सकते, नीदर, है ना, कुछ इसमें बता ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो है हमारे पास क्लॉक का, ठीक है। तो वॉच गेन 6 मिनट इन 1 आवर, 1 आवर में जो है वो वॉच कितना गेन कर रही है, 6 मिनट, ठीक है। आपने इसको 8 AM पे रखा, ओके। क्या पूछ रहे हैं कि सेम डे पे 7 PM पे कितना टाइम ये शो करेगी, है ना, 7 PM पे। तो सबसे पहले देखिए इनके बीच में टाइम कितना हो, 8 AM से लेके 7 PM तक कितने आवर्स हुए। आप बता सकते हैं कि 8 AM से लेके 8 PM तक 12 आवर्स, 12 में से 1 का मतलब 11 आवर्स हुए होंगे, ठीक है। अगर 1 आवर में 6 मिनट का गेन है तो 11 आवर्स में कितना गेन होगा, 66 मिनट का, ठीक है, 66 मिनट का गेन होगा। तो अगर इसको 8 AM पे आपने रखा, ठीक है, राइट, तो अब ये जो टाइम शो करेगी, ठीक है, 7 PM पे जो टाइम शो होगा वो 66 मिनट एक्स्ट्रा शो करेगी ना, क्योंकि इतना गेन हुआ है, क्योंकि ये जो 1 आवर में 6 मिनट गेन कर रही है, तो जो 11 आवर्स आए बीच में उसमें 66 मिनट का जो है वो गेन आएगा। तो जो टाइम है वो हमारे पास कितना जाएगा, 8:06 PM, ओके। व्हाट इज द डे ऑफ द वीक दिस, इस दिन को कौन सा दिन होगा, ठीक है, 28 मई 2006। तो जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने ये देखना है कितने साल हो चुके हैं, 2005 तक हो चुके हैं साल। 2005 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 2000 प्लस 5 इयर्स। 2000 में कितने ऑड डेज होते हैं, 0, क्योंकि सारी कहानी ऑड डेज की होती है ना, सारा क्वेश्चन जो है ऑड डे पे निर्भर करता है। तो ये जो 5 इयर्स हैं इसमें ऑड डेज कितने आएंगे, इन 5 ईयर में एक तो लीप ईयर आ जाएगा, ठीक है, 4 तो नॉर्मल ईयर होंगे आपके पास, एक लीप ईयर आएगा, 4 नॉर्मल ईयर में 4 ऑड डेज, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, मतलब टोटल 6 ऑड डेज आ जाएंगे, ठीक है। तो 2005 तक आपके 6 ऑड डेज आ गए, ठीक है। अब देखो आपने 28 मई तक चेक करने हैं, ठीक है। तो जनवरी को कर लेते हैं, जनवरी में कितने होते हैं, 3, फेब में 0, फेब के बाद क्या आता है हमारे पास, मार्च, ठीक है, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई के 28 डेज लेने हैं, 28 में 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 3 + 3 + 2 3 + 6 + 2 8, 8 मतलब 1, और यहाँ भी 6 थे, 6 + 1 7, 7 मतलब 0, इसका मतलब 0 का मतलब क्या होता है, संडे, ठीक है। तो उस दिन कौन सा दिन होगा, संडे, ठीक है। एक बार चेक भी कर लेना आप कि कैलकुलेशन ठीक है सारी, ओके। तो मैं भी आपके सामने अभी सॉल्व कर रही हूँ सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको इसका आइडिया दे देती हूँ, आप खुद इसको ट्राई करना। जनवरी 1 2006 को संडे है, आपने बताना जनवरी 1 2010 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले ये देखिए इनके बीच में कितने साल हो चुके हैं, ठीक है। फिर ये देखिए कि जो जितने भी साल हुए हैं उनमें कोई लीप ईयर तो नहीं है, अगर लीप ईयर है तो उसके 2 ऑड डेज लेंगे, अगर नॉर्मल ईयर है तो उसका 1 ऑड डे लेंगे, जितने भी ऑड डेज आ रहे हैं उतने आपने ऐड कर देने हैं, सिंपल, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं कितना है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो सिलेंडर से है, ठीक है। इसका मैं आइडिया आपको दूंगी, आप क्वेश्चन को खुद करेंगे। हाइट कितनी दे रखी है सिलेंड्रिकल की, 15 सेंटीमीटर लेस देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस। तो बेसिकली इसमें जो शेप है आपके पास वो सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर का आपको वॉल्यूम आपको पता होता ही है, राइट, πr²h, ओके। और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का वो कितना होता है, 2l + b × h, कर्व्ड वाला, राइट, सॉरी ये तो उसका होता है, राइट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, 2πrh, ठीक है ना, 2πrh। तो 2πrh की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ से r और h के बीच का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। आपको एक और रिलेशन दे रखा है कि जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर कम है सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस से, ठीक है। बेस का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2πr, ठीक है, इससे 15 कम है हाइट, यहाँ से भी h और r का एक रिलेशन आ जाएगा ना। तो हाइट और रेडियस की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करके आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं 45th नंबर क्वेश्चन पे। एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया स्क्वायर में, तो हमारे पास एक स्क्वायर है, उसके अंदर हमने जो है वो सर्कल एक ऐसे किया गया, ठीक है। स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है 48, ओके। आपने क्या निकालना कि जो ये बच गया एरिया जो सर्कल में नहीं आ रहा उसका एरिया आपने निकालना है, ठीक है। आपको पता है ये कैसे आप निकाल सकते हो ना, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल आप माइनस कर दोगे ना, एरिया ऑफ स्क्वायर आप आराम से निकाल सकते हो, आपको साइड पता है, ठीक है। और सर्कल के एरिया हमें रेडियस चाहिए, रेडियस जो होगा वो साइड का हाफ होगा, ठीक है। तो ये भी आराम से निकाल सकते हो आप, कितना आएगा आंसर आपका, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, रेडियस ऑफ कोन। इसमें फिगर हमारे पास क्या है, कोन, कोन का रेडियस दे रखा है और उसके कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की रेशियो दे रखी है ना। अब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पता होना चाहिए, ओके। और हमने इसकी स्लांट हाइट निकालनी है, ओके। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका πr तो है, टोटल सरफेस एरिया में इसका जो बेस है वो भी आ जाता है,
तो ये रेशो आपको दी हुई है, बस आपने इसको सॉल्व करके आपने स्लांट हाइट एल की वैल्यू इसमें निकालनी है। ठीक है, निकालिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है हाइट एंड डिस्टेंस है, बिल्कुल सिंपल है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है, टावर की हाइट आपको दे रखी है, आपने बेस निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, टावर की हाइट कितनी है 150, आप बिना कैलकुलेशन के आंसर बता सकते हैं क्योंकि tan 30 होता है 1/√3, तो बेस को ऐसा क्या लें ताकि इन दोनों की रेशो जो है, बेस ये ऑप्शन है आप लोग, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है from the top of a hill the angle of depression of two consecutive 1 kilometer stone due west are found to be 30 degree and 45 degree। ठीक है, जो स्टोन है उनका जो डिस्टेंस है 2 कंसेक्यूटिव 1 किलोमीटर है, कंसेक्यूटिव पे है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में। ओके, तो उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना दे रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। ठीक है, उस हिल की आपने हाइट निकालनी है, इसको भी डायग्राम बना के प्रैक्टिस करें। ठीक है, और मुझे आंसर आप बताएं आपका आंसर कितना आ रहा है इसमें। ठीक है, अगला ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो मेंसुरेशन से था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास लास्ट के 3 यूनिट से उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट के 3 यूनिट्स, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार इक्वल आ जाए, बट मोस्टली जो है लास्ट के 3 यूनिट्स में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एक बार ये सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।